स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज का हमारा जो सेशन है बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है और बेहद मज़ेदार भी, क्योंकि आज हम लोग करने वाले क्या हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे सिनोनिम्स की जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुके हैं। और इसमें एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, आज मैंने जितने भी सेट उठाए हुए हैं शुरुआत के, मैंने कोई सेट ऐसा बीच में ड्रॉप या स्किप नहीं किया हुआ है। उसमें जितने भी सिनोनिम लिखे हुए थे मैंने आपके सामने नोट किए हुए हैं। और अच्छी बात तो ये है कि जब मैं इनको नोट कर रहा था या लिख रहा था तो इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि इसमें जितने भी वर्ड हमारे जितने भी वर्ड लिखे हुए थे वो सब हमारे सारे जो है पढ़े हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसको साथ साथ में सॉल्व करेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आपने स्टार्ट किया है तो उसको बीच में स्किप यानी कि छोड़िएगा मत, क्योंकि सिर्फ 19 सिनोनियम हैं, हमको चूज़ करने हैं। और आपने अगर पढ़ा हुआ है ये वर्ड सारे तो प्लीज़ इसको एक बार ध्यान से देखिए और सॉल्व करिए और हम लोग जो है शुरू करेंगे। तो हमें करना क्या है कि हमें जहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उन ऑप्शन में से हमको एक करेक्ट सिनोनियम चूज़ करना है। सारे वर्ड लगभग पड़े हुए हैं, 2 से 3 वर्ड छोड़कर। लगभग 25 में से 19 में अगर आप देखेंगे तो हमारे 16 वर्ड लगभग पड़े हुए हैं। 2 से 3 वर्ड नए होंगे, वो हम लोग बाद में कर लेंगे या यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सही डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नंबर फर्स्ट में सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है प्री डायलेक्शन। और प्री डायलेक्शन के लिए हमारे पास में फेवर, प्रेजुडाइज, प्रीफरेंस, विम, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा जो सही होगा, यानी कि कौन सा हमारा जो है सही सिनोनियम होगा। तो जल्दी से बताइए इसमें कौन सा जो हमारा ऑप्शन सही हो सकता है, जल्दी करिए बताइए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने जो 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रीफरेंस। क्योंकि बच्चों को अगर याद हो तो मैंने उनसे कहा था क्लास में कि पसंद करने को इंग्लिश में हम लोग लाइक कहते हैं, लेकिन सिर्फ पसंद को लाइकिंग कहने में उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता। तो आपकी पसंद क्या है, आपकी चॉइस क्या है, वो पसंद या प्रेफरेंस को इंग्लिश में हम लोग प्री डायलेक्शन कहते हैं। और प्री डायलेक्शन अपने आप में एकमात्र ऐसा नाउन है जो कि बिना किसी सिनोनियम के अलग दिखाई भी पड़ता है और पूछा भी जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि फेवर और प्रीजुडाइज, प्रेफरेंस और विम में से हमारा सही ऑप्शन प्रेफरेंस होगा। प्री डायलेक्शन का मतलब होता है आपकी पसंद यानी कि चॉइस। जैसे आपने बोल दिया कि क्रिकेट में और हॉकी में आपको क्या ज़्यादा पसंद है, तो आप कह सकते हो क्रिकेट इज़ माई प्री डायलेक्शन। अच्छा थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ विम। विम का मतलब होता है सनक, कोई काम करने की सनक या मनमौज। इसीलिए जो इंसान मनमौजी होता है, अपने आप में खोया रहता है, ऐसे इंसान को इंग्लिश में विम्जिकल कहते हैं। तो विम्जिकल का मतलब मनमौजी, एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपने आप में बिजी रहता है और वही करता है जो उसकी इच्छा होती है। ऐसे इंसान को अपनी कंपनी बहुत पसंद होती है, जो उसकी इच्छा होती है वो बहुत करता है, ठीक है। फिलहाल इंग्लिश में प्री डायलेक्शन मतलब पसंद है, प्रेफरेंस करेंगे। और विम्जिकल मनमौजी व्यक्ति वो एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपनी तरंगों में खोया रहता है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकंड में लिखा हुआ है डिवाउट। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है डेडिकेटेड, दूसरा लिखा है सोलम, तीसरा लिखा हुआ पायस और चौथा लिखा है लॉयल। इसमें से आपको सही सिनोनिम बताना है चूज़ करके कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, जल्दी करिए। मैं बताता हूँ, डिवाउट का मतलब होता है वैसे बहुत ज़्यादा धार्मिक या पवित्र। आप अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो डिवाउट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा धार्मिक या पवित्र। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पवित्र की हम लोग जो ऑप्शन करेंगे वो पायस का यूज़ करेंगे। क्लास मैंने जब पढ़ाया तो मैंने बताया था कि पायस फीलिंग का मतलब पवित्र भावनाएं होता है, ठीक। तो डिवाउट का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा धार्मिक। अब डिवाउट में अगर आप लोग टी हटा के आर लगा दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। डिवाउट की इंग्लिश में अगर आप लोगों ने यहाँ पर टी हटा के आर लगा दिया तो डिवावर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है निगलना यानी कि स्वैलो, ठीक है। तो डिवावर निगलना यानी कि स्वैलो और डिवाउट यानी कि रिलीजियस यानी कि धार्मिक या पवित्र, जिसको इंग्लिश में होली, सैक्रेड और पायस कह सकते हैं। तो डिवाउट, रिलीजियस और डिवावर अगर टी की जगह आर लगा देंगे तो उसका मतलब निकल जाने की स्वैलो कहलाएगा, ठीक है। सोलेम का मतलब गंभीर होता है, ये बच्चे यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर नंबर 3 की, एफिजी। एफिजी का मतलब क्या होगा ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, रिफ्लेक्शन, ऑर्गन, इमेजरी, डमी। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, जल्दी बताइए।
माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था। आइए वापस आते हैं। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, थर्ड की। एफईजी का मतलब होता है जलाया जाने वाला पुतला। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, जब भी सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में विरोध प्रदर्शन करते समय वो लोग क्या करते हैं बच्चों? वो लोग सड़कों पर किसी भी नेता का ऐसे पेपर का पुतला बना लेते हैं, उसको जलाते हैं, ये दिखाने के लिए हम उनको नापसंद कर रहे हैं, इनकी अवहेलना या आलोचना कर रहे हैं। तो एफईजी का मतलब होता है जलाया जाने वाला पुतला। अब पुतले को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पुतले को हम लोग इंग्लिश में डमी कहते हैं। क्या कहते हैं? डमी। वैसे तो डमी जो होता है वो होता है जो शोरूम वगैरह के बाहर लगाया जाता है, लेकिन क्योंकि ये किसी की हूबहू नकल होती है, इंग्लिश में इसको हम लोग डमी कहते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि डमी हमारा इसमें एक बार पूछा गया एग्ज़ाम में, कोई बात नहीं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा जो पूछा जाता है एफईजी का जो एग्जैक्ट सिनोनियम पूछा जाता है वो पूछा जाता है रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब होता है किसी चीज़ की प्रतिकृति, यानी हूबहू कॉपी तैयार करना। अब अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर बायोलॉजी का हो, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जब भी हम लोग क्रोमोसोम्स की बात करते थे, वहाँ पर जब भी उनका विखंडन होता था, वहाँ पर उनकी एक प्रतिकृति यानी कि रेप्लिका बनता था। ये मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब किसी चीज़ की हूबहू कॉपी तैयार होती है, बायोलॉजी में हम लोग ये पढ़ाया जाता है, तो उसको इंग्लिश में रेप्लिका कहते हैं। कि आपने, या जैसे नरेंद्र मोदी या कोई नेता है, आपने उनका पुतला बना दिया, तो आपने जब उनका पुतला बनाया तो बिल्कुल उनकी हूबहू एक प्रतिकृति बना दी है, यानी कि कॉपी बना दी है। तो एफईजी का जो सिनोनियम होता है, मेन पूछा था वो रेप्लिका पूछा था, REPLICA। लेकिन यहाँ पर डमी सिर्फ पुतले की हिंदी के हिसाब से जो है बन जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है? चलिए बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर नंबर चौथे की, डिमिनिश। डिमिनिश के सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, प्रोहिबिट, शॉर्टन, रेड्यूस, वर्जन। अब आपको चारों में से एक ऑप्शन चूज करना, बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। बताइए बच्चों। मैं बताता हूँ। डिमिनिश का मतलब होता है मात्रा में कम होना। अगर किसी बच्चे को याद हो तो मैंने क्लास में पढ़ाया था, डिमिनिश और ड्विंडल ये 2 वर्ड होते हैं। जिनको नहीं पता है ध्यान से देख लीजिए, डिमिनिश और ड्विंडल ये 2 वर्ड हैं। इन दोनों का मतलब हो जाएगा मात्रा में कम होना, डिमिनिश, ड्विंडल, है ना। और एब जैसे वर्ड आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था क्लास में। अब कम होने की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कौन सा ऑप्शन चूज कर लेंगे? रेड्यूस। तो रेड्यूस माने क्या हो जाएगा? कम हो जाना, मात्रा में घटना। इंक्रीज का उल्टा डिक्रीज, तो डिक्रीज और डिमिनिश हमारा जो है नेगेटिव हो जाएगा, कम होना। इंग्लिश में डिविंडल इसको भी हम लोग कह सकते हैं। तेजी से घटने को बोलते हैं प्लमेट। जब संख्या में एकदम से घटोतरी होती है, बढ़ोतरी नहीं, घटोतरी होती है तो प्लमेट। अच्छा, PLUMMET। किसी स्टूडेंट को ड्विंडल की स्पेलिंग क्लियर ना हो रही हो, वहाँ से छोटा दिखाई पड़ता, मैं बता देता हूँ, DWINDLE, ड्विंडल। तो डिमिनिश, ड्विंडल का मतलब कम हो जाना, इंग्लिश में उसको प्लमेट भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब फिर से देख लीजिए। डिमिनिश माने कम होना, ड्विंडल कम होना, प्लमेट माने तेजी से घटना, लेकिन है चारों का मतलब घटना। इंग्लिश में इसको रेड्यूस कह सकता है। वर्जन का मतलब तो आप जानते ही हो, वर्जन का मतलब होता है पहले से और ज़्यादा बदतर हो जाना। जब भी किसी चीज़ की, जब भी किसी व्यक्ति की हालत में सुधार नहीं होता बल्कि और बिगड़ जाते, इंग्लिश में उसको वर्जन कहते हैं। सिचुएशन का और पहले से ज़्यादा बदतर हो जाना, यानी कि बिगड़ जाना। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे नंबर 5वें की, फ्रूगल। फ्रूगल के लिए 4 ऑप्शन है, प्लेन, इकोनॉमिकल, सिंपल, मिजरली। ठीक, इन चारों ऑप्शन में से बताइए हमको कौन सा ऑप्शन सही चूज़ करना है। फ्रूगल, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, फ्रूगल उस इंसान को बोलते हैं जो मितव्ययी होता है, यानी कि सिर्फ ज़रूरतों पर पैसा खर्च करता है। अब आपको याद होगा, एक इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, एक इंसान होता है जो बहुत कम खर्च करता है, एक इंसान होता है जो कि कंजूस होता है, मतलब कम खर्च करने वाला, एक इंसान होता है कि जो यार थोड़ा सा खर्च कर देता है लेकिन मौक़ों पर खर्च करता है। वैसे वो पैसे बचाकर चलने की कोशिश करता है, कंजूस नहीं होता कि ज़रूरत हो तो भी खर्च ना करे। ऐसे इंसान को हम इंग्लिश में फ्रूगल कहते हैं। अब फ्रूगल का मतलब होता है, देखिए, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल कौन है? जो पैसे बचाकर चलता है। क्लियर हो गया। बाकी आपको याद होगा, थ्रिफ्टी कंजूस था, जिसको माइजर कहते थे, स्टिंजी कहते थे, है ना। और जो पैसे बचाकर चलता है, ज़रूरतों पर पैसे खर्च करता है, वो फ्रूगल या इकोनॉमिकल कहलाएगा। आइए अब बात करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर नंबर 6वें की, प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट ये वर्ड आपका मेरे ख्याल से पढ़ा हुआ नहीं है। आपको सामने 4 ऑप्शन लिखे हैं, पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। पढ़िए जल्दी से, बताइए कौन सा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं।
देखिए मैं आपको बता दूं कि ये प्लेबिसाइट है क्या। आप अगर प्लेबिसाइट को किताब में देखेंगे, सर्च करेंगे या डिक्शनरी में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा जनमत संग्रह। एक्चुअली बेटा क्या है कि जनमत संग्रह का मतलब ये होता है कि डिसीजन मेड बाय कॉमन वोटिंग। ये एग्जैक्टली हमारा वन वर्ड में ज़्यादा आता है, ठीक है। एक ऐसा निर्णय जो कॉमन वोटिंग द्वारा लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको क्लास में या आपको कोई चीज़ का डिसीजन करना है तो आपने वोटिंग करा ली, तो जाहिर सी बात है ऐसे डिसीजन को इंग्लिश में हम लोग प्लेबिसाइट कहते हैं। प्लेबिसाइट और रेफरेंडम ये दो ही वर्ड हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं जनमत संग्रह के लिए, जहाँ पर आप लोग डिसीजन लेते हो। कैसे डिसीजन लेते हो? वोटिंग कराकर। क्लियर हो गया? ठीक है। रेनन्सिएशन रिनाउंस का नाउन है। रिनाउंस का मतलब याद है त्यागना। ये किसी को याद होगा, एबंडन, एब्डिकेट और रिनाउंस हमने पढ़ा हुआ था क्लास में। तो इन सब का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? त्यागना हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। तो प्लेबिसाइट जनमत संग्रह, और इंग्लिश में जिनको नहीं पता लिख लीजिए कॉमन डिसीजन मेड बाय कॉमन वोटिंग। डिसीजन मेड बाय कॉमन वोटिंग। क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे नंबर 7 की पेरियूज। पेरियूज के 4 ऑप्शन लिखे हुए, रेड्यूस, रीड, आर्ग्यू, फॉलो। आपको 4 ऑप्शन करने हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन हम यहाँ पर करेंगे। ध्यान से देखिए, पेरियूज का मतलब मैं आपको बता दूं, वैसे ये वर्ड इससे पहले कभी नहीं पूछा गया था, एक ही बार पूछा गया है। किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ना। आप इतना बस कर लीजिए कि पेरियूज का मतलब ध्यान से पढ़ना होता है, इसको रीड करेंगे। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नया वर्ड है, तैयार कर लीजिए, आ सकता है। बोर्ड का मतलब बताइए। बोर्ड का मतलब देखिए, आपको याद होगा कि जब हम लोग कहीं पर बोर्डिंग पर रहते हैं तो हम लोग वहाँ पर हॉस्टल वगैरह पर रहते हैं, किराए पर रहते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम लोग कहीं पर पैसे देकर रहते हैं मेरे भाई, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? लॉजिंग। लॉज याद है? बोलिए, लॉज याद है? लॉज। तो लॉज का मतलब, सॉरी, लॉज का बेटा क्या मतलब क्या हो जाएगा? कहीं पर पैसे देकर रहना। तो बोर्ड भी वही हो जाएगा, कहीं पर पैसे देकर रहना। वैसे बोर्ड का मतलब दूसरा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी वाहन पर चढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बोर्ड का यूज़ करते हैं, और बोर्ड में प्रपोजिशन नहीं लगाते जब किसी वाहन पर चढ़ते हैं। आपको मैं बता चुका पहले ही। स्प्यूम की बात करते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस, पॉइजन, स्पिट, लावा, फोम। ठीक है, बताइए। ओके, स्प्यूम का मतलब होता है मुंह से निकलने वाला झाग। अब जाहिर सी बात है कि जब हम लोग झाग की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसको फोम बना देंगे, यानी कि सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? फोम हो जाएगा। हालांकि स्पिट माने थूकना होता है, वो हमारे काम का नहीं है। तो मुंह से निकलने वाला जो झाग होता है इंग्लिश में क्या कहलाएगा? स्प्यूम कहलाएगा। रिसर्जेंस बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है। 4 ऑप्शन लिखे हुए, रिलेक्टेंस, रिन्यूअल, रिलोकेशन और रेप्लिशन। बताइए जल्दी से क्या करेंगे? बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है। मैं आपको एक बात बता दूं, रिसर्जेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से रीन्यू करना। रिन्यू करने का मतलब ये होता है कि आप उसका पुनरुद्धार कर रहे हैं, उसको दोबारा आप लोग जो है पहले जैसा उसको चमका रहे हैं, बना रहे हैं। उस चीज़ को फिर से आप उसको पहले जैसा नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी किसी चीज़ का पुनरुद्धार किया जाए इंग्लिश में उसको रिन्यू कहते हैं, यानी कि रिसर्जेंस कहते हैं। रिसर्जेंस जो है रिन्यू का नाउन बनेगा, तो रिन्यूअल हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तो हमारा इंपॉर्टेंट था ही, आपने रिन्यूअल कर दिया कि फिर से पहले जैसा नया बना देना। यहाँ पर एक बच्चों को वर्ड लिखा हुआ है वो रिप्लीशन। मैं आपको बता दूं स्पेलिंग क्या है, REPLETION। ये रिप्लीशन और डिप्लीशन, यानी आर की जगह डी लगा दीजिए, इन दोनों का मतलब मात्रा में कमी होता है। तो कम होने के लिए 4 वर्ड हो गए, ड्विंडल, डिमिनिश, रिप्लीट, डिप्लीट। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ठीक है। वैसे रिप्लीट जो है RE वाला वो मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन जो डी वाला है DEPLETE वो मुझे कंफर्म है, उसका मतलब मात्रा में कम होना होता है। तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है, कोई बात नहीं। तो वहाँ पर आप आर का वाला ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि RE वाला भी क्या कम होना होता है। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये शायद नहीं होता, लेकिन डिप्लीट जो है वो मात्रा में कम होना होता है, ये पक्का है। ठीक है, होता है ये भी, आप कंफर्म कर लीजिएगा, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दोस्तों बात करें नंबर 11 की डैम्प। डैम्प का मतलब बताना हमको, और हमको यहाँ सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं,
सही मतलब बताना हमको बच्चों कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। 4 ऑप्शन लिखे हैं, वेट, कॉम्प्लिकेटेड, लाइट और क्लियर। तो आपको सही बताना है कि कौन सा आंसर हमारा जो है सही होगा। चलिए देखिए, मैं बता दूं आपको, डैम्प का मतलब वैसे होता है शुष्क यानी गीला। शुष्क बोलते हैं कि आई डोंट नो, हिंदी में नहीं बोलते। डैम्प का मतलब देखिए क्या होता है, गीला होता है। गीला का मतलब होता है वेट। अब इसमें ज़्यादा कुछ खास वैसे बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप फिर भी ध्यान दीजिए कि वेट का मतलब गीला होता है। अब जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप डैम्प की इंग्लिश में ई एन लगा दीजिए तो ई एन लगाने से ये वर्ब बन जाता है, गीला करना। अब गीला करने का मतलब आप समझिए कि पानी डालना। आपने किसी के एंजॉयमेंट पर पानी डाल दिया, मतलब क्या, डैम्पन का मतलब होता है कबाब में हड्डी बनना, यानी किसी के एंजॉयमेंट में बाधा डालना। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, डैम्प माने होता है गीला, डैम्पन का मतलब गीला करना, यानी कि किसी की आग में पानी डालना, मतलब कबाब में हड्डी बनना। कोई एंजॉयमेंट कर रहा है और आपने उसका सारा एंजॉयमेंट बिगाड़ दिया। मान लीजिए कोई नाच रहा है और आपने जाके साउंड बंद कर दिया और आपने साउंड के तार हर्ष बढ़ा दिए, ये बीच में आपने कबाब में हड्डी का काम किया है, यानी कि आपने एंजॉयमेंट में बाधा का काम किया है। किसी के एंजॉयमेंट में बाधा डालना इंग्लिश में ये डैम्पन कहलाता है। और जो इंसान कबाब में हड्डी बनता है उस इंसान के लिए भी इंग्लिश में एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वो वन वर्ड आप समझिए, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है स्पॉइल स्पोर्ट, SPOIL SPORT। भैया स्पॉइल माने होता है बिगाड़ना, स्पोर्ट का मतलब होता है खेल। जो इंसान बना बनाया खेल बिगाड़ दे, कबाब में हड्डी बन जाए, वो स्पॉइल स्पोर्ट कहलाएगा। अक्सर कई बार हमारे दोस्त ऐसा ही करते हैं, क्या करते हैं कि जब भी हम कोई बढ़िया प्लान बनाते हैं तो वो प्लान जो है हमारे कुछ दोस्तों की वजह से जो है हमेशा बेकार हो जाता है, यानी कि वो हमारे लिए कबाब में हड्डी भी बन जाते हैं या कई बार हमारा प्लान को ख़राब करते हैं। इंग्लिश में ऐसे दोस्तों के लिए स्पॉइल स्पोर्ट वर्ड आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो डैम्प माने गीला, डैम्पन माने गीला करना या किसी के काम में अड़ंगा लगाना, स्पेशली तब जब आपकी वजह से उनका एंजॉयमेंट ख़राब होता है। और ऐसा इंसान जो कबाब में हड्डी बनता है इंग्लिश में वो स्पॉइल स्पोर्ट कहलाएगा, ठीक है। चलिए, इंजेन्युअस मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। 4 ऑप्शन लिखे हुए, केयरलेस, कैंडिड, क्राफ्टी, क्रिएटिव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, जिन बच्चों को तैयार होगा उनको पढ़ा हुआ जिन बच्चों को याद होगा, मैंने इंजेन्युअस का एक मतलब बताया था, भोला भाला सीधा साधा। भोला भाला सीधा साधा, इसका मतलब यह है वो इंसान जो कि साफ सुथरा है। साफ सुथरा यानी कि क्या है, बाय कैंडिड है, साफ सुथरी बात करता है। अब आप अगर देख लीजिए तो भोला भाला सीधा साधा के लिए आप केयरलेस तो बनाओगे नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है लापरवाह होता है। क्राफ्टी का मतलब कलाकार, जो चालू हो, चालाक हो, दिमाग ज़्यादा लगाए। क्रिएटिव का मतलब जो इंसान रचनात्मक होता है, नई नई चीज़ें क्रिएट करता है। तो कैंडिड का मतलब साफ़ सुथरा होता है, यानी वो इंसान जो हमेशा साफ़ सुथरी बात करता है। ऐसे इंसान के इंग्लिश में क्या करेंगे, इंजेन्युअस का यूज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस मैंने वैसे हस्तक्षेप होता है, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ साथ में। 4 ऑप्शन लिखे हुए, डिफरेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑनर, फियरफुल। कौन सा ऑप्शन आप करना चाहेंगे बताइए पहले। मेरे ख्याल से आप सही ऑप्शन करना चाहेंगे ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी काम में अड़ंगा लगना। अब कोई इंसान आपके काम में बाधा डालता है, हस्तक्षेप करता है, इसका मतलब क्या, वो आपके काम में अड़ंगा लगा रहा है, यानी कि बाधा डाल रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्स्टेकल सेम पर्यायवाची होते हैं। फिलहाल यहाँ पर इसका सिनोनिम तो ये हो गया। डिफरेंस का मतलब बच्चे नोट कर लीजिए, डिफरेंस का मतलब होता है किसी इंसान के लिए मन में जो सम्मान होता है, जो रिवरेंस होता है, उसको इंग्लिश में डिफरेंस कहते हैं। तो 2 वर्ड आप तैयार कर लीजिए, रिवरेंस और डिफरेंस, REVERENCE। तो रिवरेंस और डिफरेंस, इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सम्मान। बताइए, क्लियर हो रहा है। चलिए, आइए अब हम बात करेंगे नंबर 14 की, क्वेरी के लिए 4 ऑप्शन है, क्वेस्ट, डिनाउंस, विक्टिम, क्वैक, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेंगे। देखिए, आपको पता होगा जिस इंसान को पीड़ा पहुंचाई जाती है, यानी जो इंसान पीड़ित होता है ना, जो शिकार होता है किसी भी घटना का, समस्या का, ऐसे इंसान को इंग्लिश में लोग विक्टिम कहते हैं। क्वेरी उसी के लिए सही ऑप्शन हमारा बनेगा। आपको बस ये वर्ड इतना तैयार कर लेना है कि विक्टिम यानी पीड़ित व्यक्ति के लिए हमारा ये ऑप्शन बनेगा।
क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट एक बार आ चुका है तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अजीब बात तो ये कि इसके बाकी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च, यानी कि खोज। जब आप किसी चीज़ की खोज करते हैं इंग्लिश में बच्चों, तो वो क्या कहलाता है? क्वेस्ट कहलाता है। क्लियर हो रहा है? क्वेस्ट माने क्या हो जाएगा? खोज, ठीक, यानी कि सर्च। क्वैक का मतलब झोला छाप डॉक्टर, यानी कि वो इंसान जो कि इनएक्सपीरियंस, उसको अनुभव नहीं है, अभी प्रैक्टिस कर रहा है बस, ठीक है। डिनाउंस का मतलब हो जाएगा आलोचना करना, यानी कि क्रिटिसाइज। तो हमारे ये 3 ऑप्शन इससे ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है। क्वेस्ट खोज, डिनाउंस आलोचना करना, क्वैक झोला छाप डॉक्टर, विक्टिम माने पीड़ित व्यक्ति। अब चलिए बात करते हैं नंबर 15 की, वर्सीमिलिट्यूड। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ग्रोटेस्क, ऑथेंटिसिटी, फेस्टिव और फैंटास्टिक। आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। आइए शुरू करते हैं। एनडीए के बच्चों के लिए और सीडीएस के बच्चों के लिए, एसएससी के बच्चों के लिए ये वर्ड कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्सीमिलिट्यूड एक ऐसा शब्द है जिसको अगर आप सर्च करेंगे या पढ़ेंगे तो उसका मतलब आपको लिखा मिलेगा सीमिंग टू बी ट्रू। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। तो फिर से सुन लीजिए, दैट सीम्स टू बी ट्रू, जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा दिखे। अच्छा, आपको कई बार डिक्शनरी में जैसे आप कोई वर्ड देखते हो, सर्च करते हो, तो कई बार डिक्शनरी में क्या आपको समझाने के लिए कोई ना कोई बढ़िया ऐसा फिगर या पिक्चर बना दिया जाता है, जिसको आप जब देखते हैं ना तो उसको देखकर वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ यार, इस शब्द का मतलब यही है, और ये फिगर भी आपके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ये मतलब होगा। वर्सिमिलिट्यूड का मतलब लगभग वही होता है। ऑथेंटिक माने असली होता है, जाहिर सी बात है कि इसका मतलब है ऑथेंटिसिटी, तो इसका मतलब ओरिजिनलिटी एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन मतलब वही है कि जो आपको ओरिजिनल का फील दे, प्रतीत हो ऐसा कि बिल्कुल ओरिजिनल है। तो इंग्लिश में इंग्लिश में लिखेंगे कैसे? द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओरिजिनल इज कॉल्ड वर्सिमिलिट्यूड, यानी कि ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी, वर्सिमिलिट्यूड। ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी, वर्सिमिलिट्यूड। इन दोनों वर्ड के बाद में ये वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है जिसकी बनावट बिगड़ चुकी हो, ठीक है। अब एक बार एक एग्ज़ाम में एक इंसान के फेस की बात की गई थी, उसका चेहरा बहुत बिगड़ गया था, तो ग्रोटेस्क फेस लिखा हुआ था। हालांकि ग्रोटेस्क वर्ड फेस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जिसकी बनावट बिगड़ चुकी हो, विकृत हो चुका हो, इंग्लिश में ग्रोटेस्क कहलाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जिन एग्ज़ाम्स में स्पेलिंग की मिस्टेक पूछी जाती है, स्पेलिंग को सही करके बताना, गलत कर बताना, तो वहाँ पर ग्रोटेस्क की स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर 16 की। नंबर 16 में एक वर्ड लिखा हुआ है एनिहिलेट। ये वर्ड मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद होगा। जल्दी से ऑप्शन देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल, एनिहिलेट का मतलब होता है, देखिए, नरसंहार करना। जब कोई इंसान बड़ी मात्रा में नरसंहार करता है तो इंग्लिश में उसको एनिहिलेट या मैसाकर कहते हैं। मैसाकर की स्पेलिंग होती है MASSACRE। और मैं फिर से बता दूं, एसएससी के बच्चों के लिए और हर स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक आती है, वहाँ पर एनिहिलेट और नरसंहार करने के लिए मैसाकर, इन दोनों ही वर्ड को जो है इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग मिस्टेक में भी पूछा जाता है, एज अ वोकैब भी पूछा जाता है। नरसंहार करने की बात करें तो यहाँ पर डेस्ट्रॉय हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर जो ऑप्शन लिखा है वो इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेड्यूस का मतलब जब भी पढ़ेंगे लाइफ में बच्चों, जब भी डेड्यूस पढ़ेंगे मेरे भाई, तो आपको वहाँ पर कंक्लूड याद आना चाहिए। कंक्लूड का मतलब मेरे भाई क्या होता है? निष्कर्ष देना। यानी कि जब भी आपको दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष देना, इंग्लिश में क्या कहलाएगा? डेड्यूस कहलाएगा। तो डेड्यूस का मतलब है कंक्लूजन देना, यानी कि कंक्लूड। तो डेड्यूस मतलब कंक्लूड, एनिहिलेट नरसंहार करना, मैसाकर नरसंहार करना आपका कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, सॉरी वर्ड की, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ, बताना आपको इसमें कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस हियर। द फर्स्ट इज डीप, द नेक्स्ट इज शैलो, थर्ड इज एबिस्मल, फोर्थ इज टॉप। ऐसे मैं आपको ये बता दूँ एबिस्मल क्या होता है, थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। एबिस्मल मीन्स होता है बॉटमलेस, जिसका कोई पेंदा यानी कि बॉटम ना हो। तो जब बॉटमलेस है वो इंग्लिश में एबिस्मल कहलाएगा। जल्दी बनाइए, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। बच्चों को अगर याद हो तो सुपरफिशियल नॉलेज, मैं उन लोगों की बात कर रहा था। सुपरफिशियल नॉलेज
ऐसे ज्ञान के लगाते हैं जहाँ पर हम इंसान के ऊपरी ज्ञान की बात करते हैं, यानी कि जब चीज़ें सिर्फ ऊपर ऊपर होती हैं, ज़्यादा गहरी नहीं होती, इंग्लिश में उसको सुपरफिशियल कहते हैं। कई बार आप पेपर भी पढ़ते हो तो हेडिंग पढ़ देते हो और हेडिंग के अंदर नहीं पढ़ते, तो उसको इंग्लिश में है वो सुपरफिशियल व्यू कहते हैं। सुपरफिशियल व्यू का मतलब होता है कि सिर्फ ऊपरी निगाह मार ली, ज़्यादा गहराई से काम नहीं किया। अब ऊपर काम किया तो जाहिर सी बात इंग्लिश में उसको शैलो कहेंगे, क्योंकि शैलो का मतलब होता है जो डीप ना हो। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? शैलो। अगर एंटोनियम यानी कि ऑपोजिट निकालना होता तो डीप यहाँ पर हमारा हो जाता, और एबिस्मल यानी कि बॉटमलेस, ये आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड भी हमारे लिए सिनोनियम की दृष्टि से बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 18 और 19 दो वर्ड लिखे हुए हैं। 18 की बात करते हैं, अनस्क्रैपलेस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लगेगा? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अन अन लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसका ये किसी का ऑपोजिट ही होगा। स्क्रैपलेस का मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब होता है नैतिक। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्क्रैपलेस का मतलब होगा तो आप करेंगे नैतिक। नैतिक का मतलब जो मोरलिटी का पालन करे, लेकिन अनस्क्रैपलेस का मतलब होगा अनैतिक। इसीलिए जब भी कोई इंसान अनैतिक बिहेवियर करता है, यानी कि ऐसा बिहेवियर करता है जो कि मोरल वैल्यूज़ के हिसाब से सही नहीं माना जाता, ऐसे इंसान के बिहेवियर को या अश्लील व्यवहार को इंग्लिश में अनस्क्रैपलेस बिहेवियर कहता है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? इमोरल। इमोरल का मतलब क्या होगा? अनैतिक। वैसे एक बात आपको मैं बताऊं, इमोरल व्यक्ति के व्यवहार के लगाते हैं। इंसान अगर अनैतिक है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो अश्लील टाइप का है, ऐसे इंसान को इंग्लिश में हम लोग एमोरल कहते हैं। किसी बच्चे को अगर याद हो तो प्रोफ्लिगेट, लिबर्टाइन उन लोगों के लिए है जो कैरेक्टरलेस है। ठीक है, चलिए कॉन्सेंशस, वी हैव द लास्ट वर्ड हियर, वी हैव टू पिक द करेक्ट सिनोनिम ऑफ गिवन in these words. The first one called patient, next is the careless, third one is careful, fourth is ramiss. Now choose the correct synonym and tell me keyword option you have chosen here. Conscientious, याद करिए। बिल्कुल, एक ऐसा इंसान जो अपनी ड्यूटी को लेकर यानी कि कर्तव्य को लेकर सावधान है, ऐसे इंसान को हम इंग्लिश में कॉन्सेंशियस कहेंगे। और जो इंसान अपनी ड्यूटी के लिए सावधान नहीं है, ऐसे इंसान को रेमिस कहेंगे। तो जाहिर सी बात है, लोग एक दूसरे को ऑपोजिट हो जाएंगे। ड्यूटी को पालन करने वाला, ड्यूटी का पालन ना करने वाला। आया बच्चों, ध्यान से अगर देखेंगे तो जो इंसान यहाँ पर केयरफुल होगा वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बताइए, क्लियर हो रहा है? मज़ा आ रहा है? बढ़िया। तो एक ऐसा इंसान जो अपने ड्यूटी को लेकर सावधान, इंग्लिश में उस इंसान को कॉन्सेंशियस कहेंगे, यानी कि केयरफुल कहेंगे। बताइए, क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे लिए आज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स का एक सेशन, 1 से लेकर 19 तक। ये हमारे एग्जाम्स में आए हुए सभी क्वेश्चंस का एक समावेश था। इसी तरह हम लोग आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। और इससे पहले कि जो मैंने कल एरर का और पिछले 2 टर्म्स में एक्टिव पैसिव का मैंने लेक्चर डाला था, आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो जाइए प्लीज़ पढ़ लीजिए। पढ़ने से चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार होती हैं। और मैंने देखा है कि एक्टिव पैसिव में बच्चों ने बहुत ही मक्कारी की है, बहुत ही लापरवाही की है। तो प्लीज़ लापरवाही मत कीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि कम से कम आपको प्राथमिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बार बार पढ़ने से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर डालने का फ़ायदा यही होता है कि आप इसको सुनेंगे तो आपको सुनकर याद हो जाएगा। एक बार नहीं होगा तो दोबारा सुन सकते हैं। अभी क्लास में कुछ चीज़ ऐसे नहीं हो पाती हैं, अच्छे चैप्टर हैं, इसलिए मैं वहाँ डाल दे रहा हूँ, पढ़ा कर अपलोड कर दे रहा हूँ यूट्यूब पर। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये आपने सेशन पढ़ा, आपने एंजॉय किया, अच्छी बात है। अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो मेरा कैसा लगा। और हाँ, लोगों में शेयर ज़रूर कर